हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट जितने भी उपलब्ध हैं 10 या 11 प्रैक्टिस सेट हैं वो दोनों के लिए हैं, ठीक है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि पहले कि इसमें जो एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का लगभग जो सिलेबस है 50% से ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक जो मैंने कवर किया है वो दोनों के लिए है, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए है। इससे पहले जो टेस्ट हैं आप जिन्होंने भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट भरा है वो उन सारे टेस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं यानी PRIs के चुनाव कौन करवाता है, ठीक है। भारत चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र सरकार। तो आपको पता है कि जो पंचायती राज संस्थाएं यानी गांव में जो चुनाव होता है मुखिया का, वो कौन कराता है? तो पंचायती राज संस्थाएं यानी राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों के चुनाव की देखरेख और संचालन का अधिकार राज्य चुनाव को दिया गया है, ठीक है। और इस निकाय का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाता है जिसका, ठीक है, तो जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, ठीक है, 1992 में किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किस ग्रामीण विकास से है? गेहूं से है, दुग्ध उत्पादन से है, मत्स्य पालन, अंडा उत्पादन से। आपको पता है कि श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, मिल्क प्रोडक्शन से है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्क प्रोडक्शन जो है उसी से दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगर व्याख्या देखें इसकी, तो श्वेत क्रांति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था, जिससे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना दिया है, ठीक है। भारत फर्स्ट रैंक पर आता है दूध के मामले में, ठीक है, दूध प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन कौन सा किया गया था? तो इसको अभी हमने देख भी लिया ऊपर, 73वां, 74वां, 42वां या 91वां। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 1992 में। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हुई है। यह संशोधन 1992 में पारित हुआ था, ठीक है। और आपको बता दूं कि एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो क्लासेस है यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सहकारी समिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह केवल सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। यह लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित होते हैं या इसमें केवल सरकारी कर्मचारी सदस्य हो सकते हैं। तो जो सहकारी समितियां होती हैं उनकी एक विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये लोकतांत्रिक रूप से क्या होता है? नियंत्रित होती हैं। जो सहकारी समितियां होती हैं लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित होती हैं। सहकारी समितियां एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो ध्यान रखना है किस सिद्धांत पे काम करती हैं? एक वोट एक सदस्य, ठीक है, एक सदस्य एक वोट, जो उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण को दर्शाता है। और जो सहकारी समितियां उनकी संचालन की परिभाषा करती हैं, ठीक है। यह पद्धति जो है ऑपरेशन फ्लड, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अभी हमने देख भी लिया। नदियों में बाढ़, दूध की आपूर्ति में वृद्धि, कृषि भूमि में सिंचाई को बढ़ावा देने या शहरी मलिन बस्तियों का उन्मूलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, दुग्धोत्पादन। आप क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट में करते हुए चलिए, ताकि आपको पता चले कि क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीटेड चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको अभी तक वो याद है या नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में आप उत्तर भी करते हुए चलिए, आप जब वीडियो देखें तब, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत में एक मजबूत दूध उत्पादन स्थापित करने का एक कार्यक्रम है यह, ठीक है। यह श्वेत क्रांति का हिस्सा है, इसको देख लिया हमने।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली ग्रामीण विकास का आर्थिक संकेतक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्थिक संकेत, साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है, शिशु मृत्यु दर है, या सड़कों की संख्या है। तो जो आर्थिक संकेतक है ना ग्रामीण विकास का, वो प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक भलाई और विकास को मापने वाला एक प्रमुख और महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। ठीक है, यह मौद्रिक माप का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अगर आप कोई व्यक्ति आपके गांव में पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है या आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए कि क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 1 सेकेंड रुकती हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट में दें। पंचायत के चुनाव में लड़ने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए या किसी की भी आयु क्या होनी चाहिए जिसके बाद वो पंचायतों का चुनाव लड़ सके। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा 21 वर्ष। ध्यान रखना है कि 21 वर्ष होता है, 18 वर्ष नहीं होता है। 18 वर्ष जो होता है चुनाव का, आप किसी चुनाव में यानी मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर पंचायत का चुनाव आपको लड़ना है तो 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, यह मतदान की आयु से अधिक है। ध्यान रखना है कि यह मतदान की आयु से अधिक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक मुख्य कारण क्या है। पहला, उच्च औद्योगिक विकास, पर्याप्त जल संसाधन, कृषि पर भारी निर्भरता या उन्नत कृषि तकनीक। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, कृषि पर भारी निर्भरता। आपको पता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है, कृषि पर निर्भरता होती है। ठीक है, और वहाँ पे रोजगार के जो साधन होते हैं वो कृषि ही होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता जो अक्सर मौसमी और जोखिम भरी होती है, गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, यह आर्थिक संरचनात्मक समस्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कार्यक्रम को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी JGSY में पुनर्गठित किया गया था, यानी उसमें उसको ऐड कर दिया गया। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP या जवाहर रोजगार योजना JRY, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा या सघन कृषि कार्यक्रम जिला कार्यक्रम IATP। ठीक है, तो इसका जवाब देना है आपको। इसका जल्दी से जवाब कमेंट में कर दीजिए। किस कार्यक्रम के तहत जवाहर रोजगार समृद्धि योजना को पुनर्गठित किया गया है। तो इसका राइट जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जवाहर रोजगार योजना है उसको 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, JGSY में पुनर्गठित किया गया था। तो आपको वर्ष ध्यान रखना है कि कब किया गया था, 1999 में किया गया है। ठीक है, और यह रोजगार सृजन की एक योजना थी। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। सहकारी समितियों में एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत क्या दर्शाता है। वित्तीय नियंत्रण, लाभ का वितरण या लोकतांत्रिक नियंत्रण या राजशाही नियंत्रण। तो इसका जवाब दीजिए। हमने इससे पहले भी देख लिया इसको कि एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत क्या है, तो लोकतांत्रिक नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। यह सिद्धांत जो है सहकारी समितियों के सदस्यों की समान भागीदारी और लोकतांत्रिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसकी संचालन पद्धति को परिभाषित भी यही करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।